चुनाव आते ही क्यों बिगड़ जाती है पीएम मोदी की भाषा। बहुत चिंता का विषय। और आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे ही चुनाव आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा बिगड़ जाती है, मर्यादा खत्म हो जाती है और अपोजिशन को निशाने पर साधने के लिए वो भाषा के निचले स्तर पर भी चले जाते हैं। उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई जवाब देता है और उस भाषा के आसपास भी कोई जाने की कोशिश करता है, तो फिर प्रश्न उठने लगते हैं कि पीएम को ऐसा कह दिया। भाई, पीएम अगर देश का है तो पीएम देश के की बेटियों को क्या गाली देगा? पीएम रहते हुए भाषण देते समय अपने सामने कमल का फूल लगा के पीएम भाषण देगा तो पीएम कैसे है? भाई, वो तो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और जो भी हो, पीएम पद पर तो हैं। तो पीएम के पद पर रहते हुए अगर नरेंद्र मोदी ऐसे भाषण देते हैं जिसे बिलो द बेल्ट माना जाता है, तो आप क्या कहेंगे? उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? और जब प्रधानमंत्री ऐसा भाषण देंगे तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के भाषण का स्तर कहां गिरेगा, आप सोच सकते हैं। और कहां गिर चुका है आप देख सकते हैं। अभी ये ताजा बातचीत क्यों है? ये ताजा बातचीत इसलिए है क्योंकि झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चाईबासा में और एक जगह पर जो भाषण दिया, वहां भाषण का स्तर आप देखिए। आपको मैं बस कुछ सेकंड्स में सुना रहा हूं, देखिए। बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अब ये कौन है? ये जब पूरा भाषण समझ में आएगा, सुनेंगे, तो ये का मतलब मुसलमान है। यानी नफरत, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाना और झूठ के आधार पर नफरत फैलाना। एक भी उदाहरण लेकर सामने आते जब वो ऐसा बोलते, और एक उदाहरण आने से क्या पूरे मुसलमान को आप गाली देंगे? ऐसे उदाहरण तो देश में होते रहते हैं। तो उस पर कानून एक्शन लेता है। और जब कानून एक्शन लेता है प्रधानमंत्री, किस लिए? कानून पर कानून के हिसाब से सरकार चलाने के लिए। और कानून के हिसाब से जब सरकार नहीं चलती है, तभी तो ऐसी परिस्थिति पैदा होगी जो काल्पनिक परिस्थिति वो रख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ये आपकी बेटी छीन लेंगे। अरे, छीन लेंगे तो तुम किस लिए हो प्रधानमंत्री पद पर? बेटी छीन लेंगे और डबल इंजन की सरकारें देश में देखती रहेंगी। झारखंड में भी अगर इंडिया गठबंधन की सरकार है तो क्या बीजेपी अपोजिशन में नहीं है? क्या केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है? तो क्या वो इस तरह से भाषण देंगे, नफरत फैलाएंगे हिंदू और मुसलमानों के बीच, अपनी बेटी को बीच में ला करके? मैंने एक ट्वीट किया था, बाद में हालांकि मैंने हटा लिया। ट्वीट किया था कि वो क्या जाने, जिनकी अपनी बेटी नहीं है, वो क्या जाने दो बेटी का दर्द क्या होता है। इस तरह से ये था। मैंने इसलिए हटाया कि शायद थोड़ा ज्यादा व्यक्तिगत होता है, और भी बातें थी। लेकिन आप ये समझिए कि बेटी को सामने में रख करके, बेटी का खतरा दिखा करके एक धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने का जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वोटों की खातिर। क्यों कर रहे हैं? वोट चाहिए। वोट चाहिए तो एक कौम से खतरा दूसरे कौम को दिखाओ
और उसके बाद में सब एकजुट होकर के उनको वोट करें। ये जो प्रवृत्ति है नरेंद्र मोदी की, समाज को बांटो, देश को बांटो, भाषा के आधार पर बांटो, नफरत के आधार पर बांटो, आदिवासी गैर आदिवासी में बांटो, हिंदू मुसलमान में बांटो, मैतेई कुकी में बांटो, कश्मीर नाम कश्मीरी में बांटो, मराठा गैर मराठा में बांटो, ये जो प्रवृत्ति है वोट लेने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये देश के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है और समाज को कमजोर करता है, देश को कमजोर करता है और हम खामोशी से उसको देखने के लिए अभिशप्त रहते हैं। चुनाव आयोग सोया हुआ है। चुनाव आयोग को ये भाषा समझ में नहीं आ रही है कि ये भाषा बेटी के गरिमा के खिलाफ है, ये भाषा हिंदू बेटी की गरिमा के खिलाफ है, ये भाषा मुसलमानों की से नफरत फैलाने वाली है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाली भाषा है और कहीं भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऐसी भाषा की इजाजत नहीं देता है। कोई आम प्रत्याशी, आम पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है नरेंद्र मोदी। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहे फिर प्रधानमंत्री रहे, ये पूरी नई सदी वो पद पर ही रहे हैं। उसके बावजूद ये नफरत वाली भाषा, एक दूसरे को लड़ाने वाली भाषा, एक दूसरे को गलियाने वाली भाषा, ये भाषा क्या स्वीकार्य होंगी, क्या स्वीकार्य होनी चाहिए? ये बड़ा सवाल लेकर आज हम आपके बीच आए हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हरिशंकर जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम कुछ स्नैपशॉट के जरिए भी बात करना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया है। देखिए ये उन्होंने क्या भाषण दिया। वे आपकी बेटियों को छीन रहे हैं, जमीन हड़प रहे हैं और आपकी रोटी खा रहे हैं। आने समझिए, आपकी रोटी खा रहे हैं, आपकी जमीन हड़प रहे हैं, आपकी बेटियों को हड़प रहे हैं। ये भाषा नरेंद्र मोदी की है। यानी वो घुसपैठियों का सवाल भी उठाते हैं। नरेंद्र मोदी घुसपैठियों का सवाल उठाते हैं, ये मानकर चलते हैं कि सारे घुसपैठिए मुसलमान हैं जो आपकी यानी आदिवासियों की बेटी हड़प रहे हैं और वो आपकी जमीन भी हड़प रहे हैं। ये सारी बातें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। आदिवासियों को डराने की ये कोशिश नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं? आदिवासियों के सम्मान के लिए, जब आपको याद नहीं आता है मध्य प्रदेश में बीजेपी का आदमी पेशाब करता है आदिवासी पर, आदिवासी के माथे पर मूतता है, उस समय पूरी बीजेपी को शर्म नहीं आती? और आज आदिवासियों के सम्मान की बात कर रहे हैं। बीजेपी को आदिवासियों के वोटों की चिंता इतनी ज्यादा क्यों हो गई है? बीजेपी आदिवासी वोट लेने के लिए आदिवासियों को ही क्यों अपमानित कर रही है कि आदिवासियों की बेटी के साथ में बेटी की बात रख करके जो नहीं हुआ है वैसी कल्पना करके वो आदिवासी बेटियों का भी अपमान कर रहे हैं और उन लोगों का भी जिन्होंने ये क्राइम किया नहीं है लेकिन उसको क्राइम का गुनहगार बता करके उनसे नफरत फैलाने का भी काम कर रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि वो घुसपैठिया तो है ही, वो घुसपैठिया मुसलमान है और मुसलमानों और हिंदू के बीच में नफरत फैलाने का भी काम कर रहे हैं। तो हरिशंकर जोशी जी, आपके पास इस चिंता के साथ आता हूं। ये सवाल नहीं, चिंता है देश की कि एक प्रधानमंत्री ऐसी भाषा से घटिया भाषा कैसे बोल सकता है, समाज को कैसे तोड़ सकता है, आदिवासियों का कैसे अपमान कर सकता है, बेटियों का कैसे अपमान कर सकता है, प्रधानमंत्री पद का कैसे अपमान कर सकता है। जी देखिए, सत्ता नहीं है कैसे बोल सकता है ये नहीं है, वो बोल रहा है और सारी संस्थाएं इसे मूक दर्शक बनकर देख रही हैं। आपको बांसवाड़ा वाला मामला याद होगा, उसमें एक जब ये मामला अदालत में दायर हुआ तो केस खारिज कर दिया, कह दिया ये हेट स्पीच नहीं है। तो आप देखिए कि चुनाव आयोग उसे नजरअंदाज कर रहा है, न्यायपालिकाएं उसे नजरअंदाज कर रही हैं। आम आदमी को समझ में आ रहा है कि ये हेट स्पीच है। मुझे और आपको छोड़िए, हर एक व्यक्ति जानता है कि ये हेट स्पीच है, ये घृणास्पद बयान है, लेकिन इन संस्थाओं को भौंतरा कर दिया गया है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत चिंता की बात है। प्रेम जी, आप सोचिए कि
किस मुकाम पर ले जा चुके हैं ये देश को और आगे कहां पर लेकर जाएंगे, ये चिंता की बात है। जहां तक ले गए हैं वहां तक हमारी ये स्थिति है। हम देख रहे हैं लगातार कि एक तरफ मैतेई और कुकी लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ये जाट और नॉन जाट को लड़ाने की कोशिश करते हैं, जहां ये आदिवासी और गैर आदिवासियों को लड़ाने की कोशिश करते हैं, और हिंदू मुसलमान इनके एजेंडे पर हमेशा रहता है। हिंदू मुस्लिम इनके, अब ये कह रहे हैं वहां पर, देखिए ये आप शब्द सुनिए, आपने जो क्लिप दिखाई है, आप चाहें तो एक बार फिर उसे दिखा दीजिए अपने स्क्रीन पर। वो कह रहे हैं ये आपकी, तो ये कौन है? आपने कहा ये मुसलमान है, लेकिन ये बहुत चालाक लोग हैं। कहेंगे हमने तो ये उन राजनीतिक पार्टियों के लिए कहा था जो ध्यान नहीं दे रही है इस ओर, या जो आदिवासियों को वोटों के लिए एक दिशा में ले जा रही है, बेच रही है। बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। जी प्रेम जी, आपने मतलब आप देखिए कितनी चालाकी के साथ में ये काम करते हैं, और कहीं मतलब आप देखिए कि ये बोला है इन्होंने शाब्दिक अर्थों में, लेकिन भावनात्मक इसका क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं? देश का बच्चा बच्चा समझ रहा है, बड़ों की तो बात छोड़िए, मूर्ख व्यक्ति भी समझ लेगा इसको कि ये क्या कह रहे हैं, इसके पीछे क्या छिपा हुआ संदेश है, ये किसको विभाजित करने के लिए बोला जा रहा है, ये किस तरीके की हेट स्पीच है। एक दो नहीं है, एक पूरा इतिहास है मोदी जी के साथ में हेट स्पीच कहने का। चुनाव आते हैं तो ये हिंदू मुसलमान और आदिवासी बनाम नॉन आदिवासी, कुकी बनाम मैतेई, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का, जहां जैसा होता है वहां ये अपना एजेंडा चलाते हैं। बांटने का एजेंडा है इनका जोड़ने का एजेंडा नहीं है। ये देश को खंड खंड कर रहे हैं, विखंडित कर रहे हैं। ये देश को जोड़ने वाले लोग नहीं है, और ये बात हम और आप अच्छी तरह जानते हैं, जनता भी अच्छी तरह जानती है, लेकिन फिर भी सिर्फ छोटे मुट्ठी भर लोग इनके साथ हैं, जो कि जिनके आंखों पर टीन का चश्मा लगा हुआ है, जिनको हम अंधभक्त कहें। देखिए, भक्त जो होता है वो अंधी होता है। मैं अगर भक्त हूं तो इसका मतलब यह है कि मैंने अपना बुद्धि विवेक जो है वो एक तरफ कोने में रख दिया है। मैं उसके बगैर आपका भक्त नहीं बन सकता, व्यक्ति का तो बिल्कुल नहीं बन सकता, भगवान का भी नहीं बन सकता। अगर बुद्धि और तर्क साथ में रहेंगे तो भक्त बन ही नहीं सकता, और बुद्धि और तर्क जब चले गए तो वो भक्त अंधभक्त होगा ही। भक्त का अर्थ ही है आप अंध लगाइए या मत लगाइए, वो भक्त अंधभक्त हो गई, बुद्धि विवेक जिसमें नहीं है। और देखिए, ये बात हमारे शास्त्रों में कही गई है कि भाई ईश्वर है, आपकी आस्था है, धर्म इति धार्यते, तो आपने धर्म को धारण किया है तो आप विश्वास कीजिए, आप भक्ति कीजिए, वहां आप अंधभक्त हो सकते हैं। लेकिन ये तो एक व्यक्ति के अंधभक्त जो तैयार हो गए हैं वो बहुत चिंता का विषय है। और ये आदमी लगातार, प्रेम जी, जिस तरीके की घटिया हरकतें कर रहा है, आपने देखा है कि ये एक के बाद एक इसने ऐसा काम किया है। और ये कहीं पर बोलता है चूहा, भाई किसी को चूहा बोलता है, कांग्रेस के खूनी पंजे की सरकार बोलता है, ये क्या है? ये शब्दावली क्या है? कांग्रेस की खूनी पंजे की सरकार, कभी किसी को चूहा कह देना, और इस तरह से वो कर रहे हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है निश्चित तौर पे। प्रेम जी जी, मैं भाषण के कुछ और अंश दिखाता हूं आपको। देखिए, कह रहे हैं नरेंद्र मोदी कि कुछ लोग जो यहाँ बैठे हैं वो कहते थे हमारी छाती पर झारखंड बनेगा, उनकी छाती पर झारखंड बन गया, लेकिन झारखंड के कुछ नेता उनकी गोदी में जाकर बैठ गए।
ये गोदी में जाकर बैठ गए, क्या होता है? ये क्या बोलना चाह रहे हैं? राजनीतिक गठबंधन गठबंधन क्या बीजेपी नहीं करती? क्या बीजेपी विभिन्न दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव में नहीं जाती? तो आरजेडी और अगर इंडिया गठबंधन में है, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन में है, तो ये गलत हो गया। क्या भारतीय जनता पार्टी ने अलग झारखंड के लिए आंदोलन किया था? क्या अलग झारखंड के लिए आंदोलन करने का श्रेय बीजेपी को नहीं जाता है? वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को जाता है, वो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी को जाता है, विनोद बिहारी महतो को जाता है, दिशोम गुरु शिबू सोरेन को जाता है। बीजेपी का कौन नेता है जो अलग झारखंड के लिए लड़ाई लड़ रहा था, जेल गया? कोई है क्या? हाँ, बाद में उन्होंने वनांचल का नारा जरूर दिया था ताकि वोट मिल सके, फिर भी कभी जमीन पर अलग प्रांत के लिए लड़ाई लड़ी हो, ऐसा उदाहरण दिखता नहीं है। तो ये भी जो भाषा है, ये भी गरिमापूर्ण भाषा नहीं कि आप उसकी गोद में जाके बैठ गए। प्रधानमंत्री के पद से ये भाषा भी अच्छी नहीं है। आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर ये भाषा जो है वो बहुत चिंताजनक है और निम्न स्तर की भाषा है, और यही भाषा है उनकी। ये भाषा, वो इसी भाषा को बोलकर वो विभाजित करते हैं उनके। देखिए, ये आदमी, आप इसके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन और शब्दों को गौर से देखेंगे तो आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे जो आप कह रहे हैं। ये जो देश में जो हो रहा है, जो घटित हो रहा है, और जो नियामक संस्थाएं हैं वो चुप बैठी हुई हैं। अगर आप और मैं ये बात बोलते हैं तो कोई भी व्यक्ति जाकर हमारे खिलाफ एफआईआर लिखा देगा। भाई, आप जब बोल रहे हो तो आप प्रधानमंत्री नहीं हो। आपने पहली बात कहा कि आप प्रधानमंत्री नहीं हो। आप क्या हो? आपने कमल का फूल लगा रखा है। आप एक पार्टी के स्टार प्रचारक हो। आप वैसे ही स्टार प्रचारक हो जैसे कोई एक दूसरा व्यक्ति अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने आता है। तो आपको लेकिन चाहिए क्या? आप वहां भी प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं? ये एक अंतर होना चाहिए, देखना चाहिए। व्यक्ति में और प्रधानमंत्री में अंतर होता है। अगर प्रधानमंत्री अपना कार्य कर रहा है, प्रधानमंत्री वाले कार्य कर रहा है, तो वो प्रधानमंत्री है। अगर वो पार्टी का प्रचार कर रहा है तो पार्टी का प्रचारक है। तो मोदी जी ज्यादातर समय प्रधानमंत्री नहीं रहते, पार्टी के प्रचारक रहते, और पार्टी के प्रचारक रहते हुए वो लगातार इस तरह के घृणास्पद बयान देने के आदी हो गए हैं। एक दो बयान नहीं है, ऐसे ढेर सारे आप मामले देखेंगे। लगातार उनकी लंबी फेहरिस्त है। जिस तरह से उन्होंने हिंदू मुस्लिम में खाई पार्टी है, जिस तरह से उनके जो डबल इंजन वाली सरकारें हैं वो कह रही हैं बटोगे तो कटोगे। ये क्या है? बटोगे तो कटोगे। अब आप इसकी व्याख्या कर लीजिए। बटोगे तो कटोगे, कौन काटेगा? कौन काट रहा है? क्या मैं और आप समझते नहीं है? क्या हमारे दर्शक नहीं समझते? ये किसको काटने की बात कर रहे हैं और किसके बांटने की बात कर रहे हैं? यानी आप कह रहे हो कि देश के नागरिक अलग अलग रहें, वो हिंसाग्रस्त रहे, वो एक किसी मुकाम पर जाकर मिले ना, आपस में गले ना मिलने, वो ईद और दिवाली साथ साथ ना मना ले। मैं सीधी बात कहता हूं कि वो ईद और दिवाली साथ साथ ना मना ले। अगर हिंदू और मुसलमान ने ईद और दिवाली साथ साथ मनाना शुरू कर दिया तो इनके लिए, इनकी राजनीति पर वहीं विराम लग जाएगा। ये वहीं समाप्त हो जाएंगे। इनके राजनीति का जो आधार है वो सिर्फ और सिर्फ घृणा है, विभाजन है। जी प्रेम जी। हम आपको तो मुझसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में? गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे,
क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। ये वही बांसवाड़ा वाला बयान है नरेंद्र मोदी का, जो लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने दिया था। आप बांसवाड़ा का जिक्र कर रहे थे, मैं तभी से उस बयान को खोज रहा था और आखिरकार मैं लेकर स्क्रीन पर आया। जी देखिए, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ मंगलसूत्र को बेटी में तब मतलब रिप्लेस कर दिया गया है। इनकी मनोदशा वही रहती है, स्क्रिप्ट वही रहती है, उसमें बीच में एक आध शब्द का हेर फेर हो जाता है, मंतव्य वही रहता है। वहां मंगलसूत्र था, यहां हिंदू मुसलमान कराना था तो वहां मंगलसूत्र था, मुसलमान थे। और यहां भी क्या है कि बेटी को, माटी को, यहां भी वही मामला है। आप बताइए कि जिस घुसपैठियों का जिक्र बार बार भारतीय जनता पार्टी करती है, अमित शाह करते हैं या मोदी जी करते हैं, वो घुसपैठिए आते कहां से हैं? मैं बार बार ये सवाल उठाता हूं, हर बार ये सवाल उठाता हूं कि आप कलकत्ता में जाते हैं तो कहते हैं कि घुसपैठिए वहां पर आ रहे हैं, अगर हमारी सरकार आ गई तो हम इन घुसपैठियों को रोक देंगे। यानी कि आपकी सरकार नहीं आएगी तो आप घुसपैठियों को लाते रहेंगे वहां से और आप राजनीति करवाते रहेंगे, करते रहेंगे, अपनी रोटियां सेकते रहेंगे। इसका मतलब यह है क्या? घुसपैठिया आते हैं सीमा से और सीमा पर निगरानी करने का जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और उसके लिए उसने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहां पर है जो, और बॉडी बीएसएफ जो है वो आती किसके अंडर में? वो आती है गृह मंत्रालय के अंडर में, वो अमित शाह के अंडर में आती है। और अमित शाह ही झारखंड में भी वही बात करते हैं और वो पश्चिम बंगाल में जाते हैं तो वही बात करते हैं। तो भाई पहले तो वो सीमा से घुसा जहां पर पुलिस नहीं, बीएसएफ है और बीएसएफ आपकी जिम्मेदारी में है, आप गृह मंत्री हैं। अगर सीमा माना पश्चिम बंगाल की बहुत बड़ी है, उसमें नदी है, नाले हैं, लंबी सीमा है, लेकिन आप ये कहिए कि हम इसमें बीएसएफ के जो जवान हैं उनको और बढ़ाएंगे, हम ये मैन पावर बढ़ाएंगे वहां पर, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये तो घटा रहे हैं। हमारी सेना के जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह अग्निवीर भर्ती किए जा रहे हैं और अग्निवीर भर्ती करने का उद्देश्य क्या है ये एक अलग विषय है कि वो जाके किसके बॉडीगार्ड बनेंगे, या कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जब वो अपराधों में संलिप्त पाए गए हैं, क्या वो लॉरेंस बिश्नोई का शूटर बन जाएंगे जाकर? आप, ये एक अलग बहस का विषय है, लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है प्रेम जी? ये जिम्मेदारी है गृह मंत्री की, गृह मंत्रालय की और उस संस्था की जो वहां पर डेप्यूट है। अब आप कहना कि साहब पश्चिम बंगाल की जो स्टेट पुलिस है वो क्यों नहीं रोकती, वो क्यों नहीं सहयोग करती? आप झारखंड में भी यही बात करते हैं आकर। झारखंड में आप क्या कहते हैं कि ये झारखंड में तो कोई सीमा नहीं लगती है, वो पश्चिम बंगाल होके आते हैं या वो असम होकर आते हैं, तो वहां पर किसकी सरकारें हैं जहां से आते हैं? तो वो आप दूसरी जगह पर उनको माइग्रेट करवा रहे हैं क्या? आप वहां से माइग्रेट करवा के आपने झारखंड भेजा है क्या? और झारखंड में अगर ये समस्या इतनी विकराल है तो ये चुनाव के समय ही क्यों आपको दिखाई देती है? चुनाव के इधर उधर आपको कभी क्यों नहीं दिखाई देती? आपने कभी प्रधानमंत्री होने के नाते, गृह मंत्री होने के नाते कोई गंभीर बात की? आप विदेश में जाते हैं तो हेट स्पीच देते हैं, देश में रहते हैं तो हेट स्पीच देते हैं। आप बिना घृणा के आपका जुबान बंद हो जाती है, बोलते ही नहीं है आप। जब बोलेंगे तो घृणा ही मतलब उगलेंगे उसमें से।
तो ये स्थिति बहुत दुखद है, देश की दुखद है। और प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठा हुआ सम्मानित व्यक्ति, जो मेरे लिए बहुत सम्मानित है, लेकिन प्रधानमंत्री पद मेरे लिए बहुत सम्मानित है, ध्यान दीजिएगा सर, प्रधानमंत्री पद मेरे लिए बहुत सम्मानित है, लेकिन उसके सम्मान को तार तार करने वाले नरेंद्र मोदी कैसे सम्मानित हो सकते हैं? ठीक है, जब वो प्रधानमंत्री हैं तो सम्मानित है, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, आपके भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद की गरिमा तो रखना ये उन्हीं का दायित्व है, ये मेरा और आपका दायित्व नहीं है। और अगर वो ये कहते हैं कि आपकी बेटी, आपकी माटी, आपका मंगलसूत्र ये उन्हें दे देंगे, तो आप जो वक्तव्य देते हैं अपने, दिन प्रतिदिन जो वक्तव्य देते हैं, वो आपको शोभा नहीं देते हैं। वो हेट स्पीच है, और इस हेट स्पीच पर चुनाव चल रहे हैं, तो चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त को देखना चाहिए। पर मुख्य चुनाव आयुक्त क्यों देखेगा? वो तो चाकर है। जैसे एक भक्त कहता है हम चाकर रघुनाथ के, ऐसे ही मुख्य चुनाव आयुक्त भी चाकर है, क्योंकि उसके अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया जो है वो इस तरह से बना दी गई है कि उनको उस पद पर विराजित करने वाला, चाकरी देने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री है इस देश में। तो वो आपकी, दूसरी पार्टियों की, मेरी, किसी और की, जनता की आवाज क्यों सुनेगा? जी प्रेम जी। जी जी, निश्चित रूप से आप जो बातें कह रहे हैं और हमारे दर्शक कह रहे हैं कि सुबह सुबह आप नरेंद्र मोदी के नाम की चर्चा शुरू कर दिए, दिन खराब हो जाएगा वगैरह वगैरह भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है कि लोकतंत्र के महापर्व में देश की चुनी हुई चुना हुआ जो निर्वाचित पद है, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ पद है, उस पद पर बैठा व्यक्ति अगर आदिवासियों की बेटी को अपमानित कर रहा है, अगर हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, और सिर्फ ये हो रही है ये चीजें नहीं, इसको रोकने वाली जो नियामक शक्तियां हैं, रेगुलेटरी बॉडी है, चुनाव आयोग, वो खामोश है, वो चुप है। तो क्या हम चुप रहे इसलिए कि इस कोई चेहरा हमें देखना नहीं है या दिखाना नहीं है? ये चेहरे से हमें मतलब नहीं है, हमें मसले से मतलब है। और मुद्दा जो है वो ये है कि देश और समाज में नफरत फैलाया जा रहा है, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, चुनाव आयोग चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ करने को तैयार नहीं है। जोशी जी, आज मैं सुबह सुबह देख रहा था कि उपचुनाव की जो तारीख बढ़ी है उत्तर प्रदेश में, तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ की 3 दिन का कार्यक्रम लग गया है झारखंड में। 3 दिन तक झारखंड में वो डटे रहेंगे। 13 तारीख तक, जिस दिन आखिरी चुनाव प्रचार होगा, उस दिन तक उनका कार्यक्रम लग गया है। तो क्या लगता है, अभी नफरत की भाषा और बढ़ाने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा काफी नहीं थे, नरेंद्र मोदी काफी नहीं थे, अब उपचुनाव को रद्द करके योगी आदित्यनाथ को वहां ले जाया जा रहा है। यानी जो पारा है हेट स्पीच का, वो और अभी आगे चढ़ने वाला है। इसका मुकाबला हेमंत सोरेन अकेले कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि हेट स्पीच जो है वो इनके लिए फर्टिलाइजर है। ये चुनाव में जो वोटों की फसल उगाते हैं, उसमें हेट स्पीच जो है फर्टिलाइजर का काम करती है इनके लिए। और जहां तक मुकाबला करने की बात है, तो आदिवासी, मैं बार बार कहता हूं प्रेम जी, आदिवासी भोले हैं, सरल है, मूर्ख नहीं है। आदिवासी समझते हैं, ऐसा नहीं है। उनके जल, जंगल और जमीन, उनके अस्तित्व की लड़ाई जो है वो खुद लड़ते आए हैं, सदियों से लड़ते आए हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि जब उन्हें उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। अब वहां पर कहते हैं कि सब यूसीसी आएगा, लेकिन आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। क्या बात हो गई साहब? ये कौन सा डिवीजन है? और आप जो कहते हैं वही करते हैं, इसमें साम्य नहीं है। आप जो नहीं कहते हैं, करते वो हैं।
आप जो कहते हैं वो करते नहीं है। आपने कहा 15 लाख रुपए आएंगे आपके खाते में, 2014 में एक लोक लुभावना नारा लेकर आए थे, तब ये हेट स्पीच नहीं लाए थे, तब ये एक विकास मॉडल लेकर आए थे और पूंजी के जरिए एक ब्रांड तैयार किया गया, ब्रांड मोदी, और एक मॉडल और तैयार किया गया गुजरात का विकास मॉडल। गुजरात का विकास मॉडल की तो पोल अब खुल रही है कि किस तरह गुजरात का विकास मॉडल है। जब ट्रंप आता है तो दीवार खड़ी करनी पड़ती है ताकि वो स्लम एरिया ना देख ले। वो इसको आप हाईवे से जाते हैं तो स्कूल रंगे पुते होते हैं, आप 10 मीटर अंदर चले जाइए, 100 मीटर अंदर चले जाइए तो आपको असलियत पता चल जाती है। ये है मोदी का गुजरात मॉडल। तो अब इनका मोदी का जो मॉडल है वो क्या है? मोदी का मॉडल है फूट डालो और राज करो, हेट स्पीच दो, नफरत फैलाओ, नफरत भरी भाषा बोलो, लोगों के मन में द्वेष पैदा करो, उनके मन में घृणा पैदा करो, उनके मन में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करो। ये इनका मुख्य उद्देश्य है और इनके पास इसके अलावा कोई और फर्टिलाइजर नहीं है जिससे ये वोट मांग सकें। वहां जाते अपने विकास की बात करते, बताते कि हमने झारखंड को इतना स्पेशल पैकेज दिया है। उसका तो राज्यों का पैसा जहां पर आपकी सरकारें नहीं है आप रिलीज तक नहीं करते हैं। झारखंड का पैसा आपने रोक रखा है, हिमाचल का आपने रोक रखा है, जहां भी आपकी सरकारें नहीं है वहां आपने क्या हाल किया है। आपके लिए तो हर नागरिक समान होना चाहिए, समता का भाव होना चाहिए आपके मस्तिष्क में, नेत्रों में, शब्दों में, लेकिन वो नहीं है। हिमाचल में इतनी बड़ी आपदा आई थी, आपने देखा कि वो दैवीय आपदा थी और उसके लिए कोई स्पेशल पैकेज नहीं दिया। उनके फंड और रोक लेते हैं, जीएसटी का, इसका उसका पैसा और जहां रोक सकते हैं, डिले कर सकते हैं, रोक लेते हैं। तो ये और बाकी जगहों के लिए पैसा आ जाता है इनके पास में, अलग अलग स्कीम चलाते हैं रिश्वत टाइप की। तो ये जो लोक जन कल्याणकारी इनकी नीतियां हैं वो भी 3 महीने चलती हैं। आपने देखा कि लाडली बिटिया योजना मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने तक थी, चुनाव जीत गए तो वो योजना बंद हो गई और वही लाडली बिटिया अब वो हर जगह रिपीट करते हैं, महाराष्ट्र में भी रिपीट करते हैं, वहां भी रिपीट करते हैं। तो ये तो सबको दिखाई दे रहा है प्रेम जी। अब जी ये अगर हम ये देखें, जैसे पूरे प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है एक झारखंड में, तो झारखंड में भाषण में उनके पूरे फोकस पे आदिवासी शामिल रहे, आदिवासियों पर ही उन्होंने सारा भाषण दिया। ये अलग बात है कि हम उसका एक हिस्सा उठा रहे हैं जिसमें उन्होंने आदिवासी बेटी का अपमान भी किया, और लेकिन आदिवासियों पर उनका भाषण पूरी तरह से केंद्रित था। इसको हम कैसे देखें? अगर हम ये देखते हैं कि आदिवासियों के लिए रिजर्व सीट वहां 28 है और उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को के पास 19 सीट है, कांग्रेस के पास 6 सीटें हैं, 19-6 25 होता है, एक अन्य के पास है, लेकिन बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीट है, सिर्फ 2 सीट। और यही कारण था कि बीजेपी सत्ता से बाहर हुई। हालांकि झारखंड में, पूरे झारखंड में वोट शेयर के हिसाब से देखें तो बीजेपी के पास 33% और जेएमएम के पास 34%, कांग्रेस के पास 9% और आजसू के पास 6% और अन्य के पास में 18% ये था। ये आंकड़े एक तरह से रिजर्व सीटों के हैं। कुल 47 सीटों में से यूपीए की जीत का आधा हिस्सा आदिवासी रिजर्व सीट से आया। आप ये समझिए, जो यूपीए की सरकार बनी या इंडिया की सरकार है उसमें 47 सीट में से आधा जो है केवल आदिवासी सीटों से ही आया था। तो क्या यही कारण है कि आदिवासी वोटर्स को ही निर्णायक मानते हुए प्रधानमंत्री एक दांव खेल रहे हैं, उनमें उनको डरा रहे हैं कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया तो तुम मिट जाओगे, मुसलमान तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी जमीन छीन लेंगे, तुम्हारी बेटी छीन लेंगे। ये सारी चीजें जो वो कह रहे हैं, क्या इसीलिए कह रहे हैं? अगर वोट प्रतिशत के हिसाब से हम थोड़ा सा देखें तो एक बात हम बताना चाहते हैं कि वोट प्रतिशत
33 और 34 बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 2019 के वोट्स इसमें देखें तो बीजेपी को 33%, जेएमएम को 34%। लेकिन अलायंस जो है कांग्रेस के रूप में अलायंस जेएमएम को मजबूत मिला हुआ है, 9% वाला एलआई, और बीजेपी को आजसू मिला हुआ है जो 6% वाला एलआई है, और अदर्स के खाते में 18 है। तो अदर्स में भी अब देखिए इस बार तो जेएमएम की स्थिति मजबूत हुई है क्योंकि सीपीआई-एमएल उनके साथ आ गया है, और सीपीआई-एमएल के साथ आने के बाद में जेएमएम का जो कद है वो काफी बढ़ गया है, या पूरे गठबंधन की ताकत बढ़ गई है। तो इसकी क्या वजह लगती, क्या इसीलिए नरेंद्र मोदी को लगता है, बीजेपी को लगता है कि आदिवासी वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित किए बगैर ये झारखंड का चुनाव जीता नहीं जा सकता? तो आदिवासी वोटर्स को अपनी ओर करने के लिए क्या नफरत फैलाया जाएगा? क्या आदिवासी बेटी का अपमान किया जाएगा? क्या झूठ बोले जाएंगे, काल्पनिक कथाएं कही जाएंगी और उससे आदिवासियों को डराया जाएगा? बीजेपी ने आदिवासी वोटरों को साधने के लिए कई काम किए हैं। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये हेमंत सोरेन का परिवार तोड़ा है, सीता सोरेन को आपने बीजेपी में शामिल किया। उन्होंने जेएमएम का परिवार तोड़ा है, चंपई सोरेन और उनके बेटे को बीजेपी में शामिल करा के टिकट दिया है, और माने परिवार पार्टी तोड़ने के बाद अब हेमंत सोरेन के प्रस्तावक को भी तोड़ा है। इस तरीके से वो एक शिकार कर रहे हैं, आदिवासी नेताओं का, आदिवासी वोटरों का शिकार कर रही हैं बीजेपी, ये साफ तौर पर दिख रहा है। कई पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के साथ हैं, अर्जुन मुंडा हैं, मधु कोड़ा हैं, चंपाई सोरेन हैं। इसके बावजूद आदिवासी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी झारखंड में एक प्रभाव पैदा नहीं कर पा रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन चूंकि सबसे बड़ी वजह है क्योंकि हेमंत सोरेन ने जनता के बीच में अपनी मौजूदगी दिखलाई है, और एक प्यार मोहब्बत वाला संबंध हेमंत सोरेन के साथ आदिवासी जनता का रहा है। तो इस वजह से जब बीजेपी ने हेमंत सोरेन को छेड़ा, हेमंत सोरेन को केंद्रीय एजेंसियों ने गलत तरीके से जेल में डाला, हाईकोर्ट की टिप्पणी है, तो उसके बाद 6 महीने तक जेल में रखा। उस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार गिराने की तमाम कोशिशें की, इसके बावजूद जेएमएम और इंडिया गठबंधन, उसकी सरकार बची रही। कल्पना सोरेन ने संकट की घड़ी में आकर के जेएमएम को संभाला। चंपाई सोरेन तो दगा करके चले गए, जिनके हाथ में सत्ता थी, उनकी जो भी परिस्थितियां रही हो, लेकिन जेएमएम ने अब तमाम विपरीत परिस्थिति को में अपने आप को बचाए रखा। और इस दौरान जो हेमंत सोरेन के लिए सम्मान बिल्डअप हुआ पूरे झारखंड में, न सिर्फ आदिवासी वोटरों के बीच बल्कि गैर आदिवासी वोटरों के बीच भी, वो सम्मान हेमंत सोरेन की मजबूती है। आज डर रहे हैं प्रधानमंत्री हेमंत सोरेन से, उनके ऊपर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप हेमंत सोरेन पर बोलेंगे तो जनता आप पर थूकेगी, क्योंकि आपने हेमंत सोरेन पर अत्याचार किए, झूठे आरोप लगाए, झूठे आरोपों में जेल में बंद रखा, और उनकी सरकार को तोड़ने की कोशिश की, उनके परिवार को तोड़ा, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, नेताओं को तोड़ा। ये तमाम चीजें आप कर चुके हैं, और इस वजह से जनता की एक बड़ी सहानुभूति जो है वो हेमंत सोरेन के साथ है। इस बात को नरेंद्र मोदी समझते हैं, इस बात को चूंकि नरेंद्र मोदी समझते हैं, इसलिए वो हेमंत सोरेन या उनके परिवार पर एक शब्द अपनी जुबान से नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि जुबान फिसली, चुनाव गया। हेमंत सोरेन के खिलाफ आप एक शब्द भी बोलते हैं, आपकी लुटिया गोल हो जाती है। इस परिस्थिति में
नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने एक परोक्ष तरीका निकाला है आदिवासी वोटरों को अपने से जोड़ने का। वो तरीका है कि आदिवासियों को डराओ, आदिवासियों को डर दिखाओ। किसका डर? घुसपैठियों का डर। घुसपैठिया मतलब क्या, वो एक्सप्लेन भी करते हैं। घुसपैठिया मतलब मुसलमान। और हेमंत सोरेन इस बात का करारा जवाब भी देते हैं कि क्या इनका बांग्लादेश के साथ में कुछ अंदर खाने का संबंध है, कि ये शेख हसीना को शरण भी देते हैं। शेख हसीना के कार्यकाल में तथाकथित घुसपैठिए भी आते हैं और बीजेपी शासित राज्यों से होकर आते हैं और इल्जाम झारखंड पर लगाते हैं। ये हेमंत सोरेन जब बोलते हैं तो बीजेपी नेताओं के पास कोई जवाब नहीं रह जाता है। जब हेमंत सोरेन बोलते हैं कि झारखंड बिजली पैदा करता है और उस बिजली को बांग्लादेश भेज दिया जाता है, ये कैसी सांठगांठ है बीजेपी और बांग्लादेश के बीच? तो इसका जवाब प्रधानमंत्री अमित शाह तमाम लोगों को सूझता नहीं है। सब झारखंड में है लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो ये हालात हैं। ये हेमंत सोरेन से नरेंद्र मोदी डर गए लगते हैं। और हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं हरि जोशी जी। जोशी जी, हेमंत सोरेन इतना बड़ा फैक्टर है कि नरेंद्र मोदी को हिम्मत नहीं हो रही है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ एक शब्द बोले। उनके खिलाफ बोलकर तो देखे, पूरी जनता आपके खिलाफ हो जाएगी, चुनाव आप उसी समय हार जाएंगे। तो ये हेमंत सोरेन का कद है। अब इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने एक परोक्ष रास्ता चुना है कि आदिवासी खतरे में है और ये आदिवासी को खतरे में हम ही निकाल सकते हैं। हेमंत सोरेन का नाम लिए बगैर इंडिया गठबंधन नहीं निकाल सकता है। इस तरीके से वो हमला कर रहे हैं। इसको आप किस रूप में देखेंगे? जी देखिए, ये जो हमले हैं इसके साथ वो कई तरीके के हमले और भी कर रहे हैं। वो जानते हैं कि बिना आदिवासी वोटों के वो झारखंड की सत्ता को नहीं हत्या सकते हैं और जब तक झारखंड की सत्ता को नहीं हत्याएंगे तब तक झारखंड की जो खनिज संपदा है, जो उसकी धरती में बेशकीमती बहुमूल्य खजाना है छिपा हुआ, उसको वो अपने मित्रों में कैसे बांटेंगे, कैसे उनसे लूट करवाएंगे, कैसे जल और जंगल को नष्ट करवाएंगे। कि आप देखिए छत्तीसगढ़ में हसदेव के जंगल जिस तरीके से काटे जा रहे हैं वो बहुत चिंता का विषय है। हसदेव के जंगल जो है वो लाखों पेड़ वहां पर सिर्फ इसलिए काट दिए गए क्योंकि उस ब्लॉक में कोयला जो है वो कम मेहनत में, कम श्रम करके मिल जाता है। यानी जमीन से इतना नीचे नहीं है, जमीन के काफी नीचे जाकर खुदाई करने पर कोयला मिलता है, वहां कम खुदाई करने पर मिल जाता है। इसलिए हसदेव के जंगल जो है वो टारगेट पर हैं और लगातार उनका कत्ल किया जा रहा है, वृक्षों का कत्ल किया जा रहा है और वहां पर सारे पशु पक्षी वन्य जीव सारा पूरा डिस्टर्ब हो गया है। आदिवासी वहां पर रहते आए हैं, लगातार उन्हीं जंगलों में पले बड़े हैं, उन्होंने संरक्षण किया है वनों का, उन्होंने कभी वनों और वन्य जीवों के साथ सहअस्तित्व में जीते आए हैं। ये उसको समाप्त करना चाहते हैं प्रेम जी। अब इसके लिए एक ही तरीका नहीं है। देखिए, आप याद कीजिए किस तरह से ये चंपई सोरेन को उन्होंने पहले मुख्यमंत्री जैसे ही बनाया, ये लोग टारगेट कर लिए चंपई सोरेन को किस तरीके से घेर सकते हैं। तो चंपई सोरेन को घेरने के लिए उन्होंने उसके बेटे का इस्तेमाल किया और डाल दिया कुछ बेटे के जेब में या कान में मंत्र फूंक दिया। अब बेटा जब दुर्योधन हो तो पिता तो धृतराष्ट्र हो ही जाएगा और बेटा दुर्योधन ना भी हो तो पिता धृतराष्ट्र हो जाएगा। पुत्र मोह में चंपई सोरेन ने जो काम किया वो वहां के आदिवासियों ने, वहां के नागरिकों ने और हमारी जो परंपराएं हैं उसके कारण उसे नकार दिया गया। आज चंपई सोरेन वहां पर बिल्कुल पैदल हैं और इस स्थिति में है कि वो जीत नहीं सकते हैं।
उनका 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 मोटो यही था चंपई सोरेन के बहाने कि ये कुछ आदिवासी वोट जो है वो आ जाए, टाइगर ऑफ कोल्हान। लेकिन बात यह है कि असल टाइगर तो विचार होता है। अभी जो प्रस्तावक थे मुर्मू मंडल, वो मुर्मू मंडल किस तरीके से उन्होंने उस प्रस्तावक को हाईजैक किया, क्या दिया कि प्रस्तावक को ही वो तोड़ ली। चुनाव लड़वाने वाले थे हेमंत सोरेन के खिलाफ। वो हेमंत सोरेन की किस्मत अच्छी थी और कुछ वो तेज तर्रार है, बहुत सजग रहते हैं, तो वो खतरा टल गया और नामांकन वापसी की तिथि निकल गई। वरना तो वो इरादा ये था कि वो प्रस्तावक आकर कहे कि मैंने दस्तखत ही नहीं किए थे, ये तो चुनाव मैंने इस तरह की जो हथकंडे, हर हथकंडा अपनाते हैं, हर झूठ, हर नफरती बयान, इनके पास तर्कश में तीरों की जगह लगा हुआ है। इनके जो नफरती बयान है और इनके जो हथकंडे हैं, इनके जो तोड़फोड़ की राजनीति है, इनकी जो प्रलोभन की राजनीति है, इनकी जो बांटो और फूट डालो और बांटो की राजनीति है, वो प्रेम जी हर जगह इनके तर्कस में ऐसे तीर बहुत सारे हैं और ऐसे ही लोग आते हैं। मैं जब मेरा कनेक्शन गया तो आपने मैं बीच में सुना था आप योगी जी की बात कर रहे थे उस जगह, तो योगी आदित्यनाथ अब वहां पर रहेंगे। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में चुनाव जिता नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो तारीखें बढ़ाई जा रही हैं वहां पर। आपने सुना है कभी नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरे होने के बाद चुनाव की तारीखें बढ़ा दी जाए? ऐसा मैंने तो कभी नहीं सुना। अगर किसी दर्शक ने भी सुना हो तो वो मेरे ज्ञान में वृद्धि करे। आप बता दीजिए प्रेम जी, क्या आपने सुना है क्या ऐसा कि नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव की तिथियां बढ़ा दी जाए, परिवर्तित कर दी जाए? ऐसा हुआ है क्या कभी? नहीं होता है। लेकिन हुआ क्यों? अब योगी साहब को वहां पर डर है, अयोध्या से में हारने का डर था, तो पहले तो अयोध्या का उपचुनाव घोषणा ही नहीं होने दी। उनके बैठे हुए हैं, घोषणा नहीं हुई। एक अब बची 9 सीटों पर भी उनकी जो सीटें हैं वो जाने को तैयार है। ऐसी स्थिति में अब योगी आदित्यनाथ को भी कुछ रोजगार मिल गया है, झारखंड बुला लिया है, कुछ भाई तुम आओ, तुम यही काम कर सकते हो, बांटो फूट डालो, बटोगे तो कटोगे कहो, और भगवा पहनकर लोगों को आकर्षित करो कि असली मतलब ये भक्त है। जबकि भाई आप भक्त हैं तो आप मठ में जाके बैठिए, मंदिर में जाके बैठिए, हिमालय पर जाकर बैठिए, अपना आश्रम खोलिए, धुनी रमाइए, भगवान भजन कीजिए, योगा सिखाइए। और योगा डे पर तो आपने वो वीडियो देखा ही था, जो योग दिवस मनाया जाता है हमारे यहाँ, उसमें कितने प्रयत्न किए और कितना शानदार उन्होंने योग दर्शाया। तो ये आप लगातार देख रहे हैं। लेकिन अब इनको काफी हद तक इनके पतन की शुरुआत हो चुकी है। प्रेम जी, ये पतन जो है वो इनका होगा, निश्चित तौर पर होगा। आप यकीन मानिए, ऐसी शक्तियां आती हैं और फिर चली जाती हैं, फिर सालों तक के लिए वो दफन हो जाती हैं। हर युग में देव और असुर रहते हैं, हर युग में। कम से कम पौराणिक कथाएं तो यही कहती हैं। तो असुरों का वध हो जाता है, असुरों का संहार हो जाता है, असुरों को खदेड़ दिया जाता है, असुरों को भगा दिया जाता है। लेकिन आसुरी शक्तियां जो हैं वो फिर जागृत हो जाती हैं। तो ये भी इनके अब जाने का समय हो गया। और जब ये चरम पर आसुरी शक्तियां पहुंचती हैं, जब ये विकराल रूप धारण करती हैं, तब तक इनका पतन स्वयं हो जाता है। निश्चित तौर पर अब इनके पतन का समय आ गया है। जी प्रेम जी। जी, निश्चित रूप से जो बात आप कह रहे हैं उसमें एक बात जोड़ते हुए कि इस बार जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, वहां रोटी बेटी की तो बात कही और जिस अंदाज में कही उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। माटी की भी बात कही इन्होंने, और माटी की बात करते हुए बांग्लादेश घुसपैठियों की बात को घुसाया, और इसके अलावा उन्होंने भ्रष्टाचार की बात की।
अब बताइए, नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, कहते हैं कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला करता है। तो खोखला तो करता ही है, कर रहा है। वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी को सबसे ज्यादा दुखी करता है, बर्बाद कर देता है। ये जनता ने तो सोच रखा है, तभी तो झारखंड से बीजेपी को हटाया। झारखंड ने तो बीते 5 सालों में देखा है कि कैसे जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। अच्छा, झारखंड में भ्रष्टाचार हुआ और देश में शिष्टाचार चल रहा था। ये जो देश भर में जो किस्से कहानी आए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का किस्सा आया, जो हमारी वित्त मंत्री और हमारी प्रीमियर एजेंसी ईडी वहां मुद्रा दोहन कर रही थी, तो उन पर केस लगा, एफआईआर दर्ज हुई। वो क्या था? वो जो पैसे लेकर सरकार गिराए गए, बनाए गए, वो क्या था? पूरे देश में केंद्रीय एजेंसियों ने भ्रष्टाचार का जो खुला खेल खेला है, उसके बावजूद आप भ्रष्टाचार की सीख दे रहे हैं झारखंड में। तो परिवारवाद पर भी बोलते हैं नरेंद्र मोदी, परिवारवाद पर भी बोलते नजर आए। आप ताज्जुब की बात तो ये है, वो कहते हैं कि झारखंड का एक और बहुत बड़ा दुश्मन है और वो है परिवारवाद। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, ये तीनों दल घोर परिवारवादी है। ये लोग चाहते हैं कि सत्ता की चाबी केवल इन्हीं के परिवार के पास रहे। अब बताइए जोशी जी, जिसने टिकट बांटने में चंपई सोरेन को बुलाया ही इसीलिए कि आपको और आपके बेटे को टिकट देंगे। रघुवर दास राज्यपाल हैं, उनकी बहू को टिकट दे दिया। भाई, अर्जुन मुंडा की पत्नी को टिकट दिया। मधु कोड़ा को, खैर मधु कोड़ा में ये उदाहरण नहीं है, लेकिन बाकी भरे पड़े हैं उदाहरण। रोज अखबार में छप रहा है कि पूरे परिवार 25% टिकट बीजेपी ने परिवार के रिश्तेदार, नातेदार को दिया है। फिर भी नरेंद्र मोदी आकर के परिवारवाद पर दूसरों को उपदेश दे रहे हैं। बस एक आखिरी कमेंट के, क्या ये काम करेगा चुनाव में? मतदाताओं पर ये काम करेगा? जी देखिए, ऐसा है, परिवारवाद की जहां तक बात करते हैं तो हमारे सुधी दर्शक तो जानते हैं कि परिवारवाद जो है वो कहां पर नहीं है और कहां पर है। आप अगर नेहरू गांधी परिवार को देखें तो नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री कौन हुए थे? लाल बहादुर शास्त्री जी हुए थे। अब बहुत सारी मिथ्या कहानियां जोड़ देते हैं। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री कौन बना था? नरसिंह राव बने थे। फिर यूपीए की सरकार आई, प्रधानमंत्री कौन रहा? मनमोहन सिंह रहे। सोनिया गांधी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री पद को छोड़ा, त्याग किया, वो चाहती तो क्या वो तो प्रधानमंत्री बन चुकी थी, लेकिन उन्होंने उस आदर्श को प्रस्तुत किया जो रामचरितमानस में प्रभु श्री राम ने जो आदर्श किया, जिसकी आलोचना एक अलग नजरिए से होती है कि एक व्यक्ति कह रहा था कि एक ऐसा पुरुष है जो जिसकी पत्नी इतने साल बाहर रह आई, वगैरह वगैरह। और ये तो उन्होंने अग्नि परीक्षा ली और फिर वो चली गई, जो भी कथाएं हैं। लेकिन आप देखिए कि उन्होंने सिर्फ इसलिए कि राम के आदर्शों का ही पालन है, ये जो मर्यादा है कि उन पर विदेशी होने का आरोप लग रहा था, उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी कर ली गई थी, सब लोग सहमत थे, बहुमत उनके पास था, कोई रुकावट नहीं थी, और उन्होंने कह दिया नहीं बनूंगी। ये होता है त्याग। ये परंपरा है, मतलब हमारी देश की परंपरा है कि बोला अगर आप पर कोई भी शक की सुई है, अगर आप पर कोई आरोप है, तो पहले आप मतलब मर्यादा का पालन कीजिए। प्रियंका गांधी 52 साल की उम्र में चुनावी डेब्यू करने गई है। इससे पहले भी वो चुनाव लड़ सकती थी। के शर्मा जिस सीट से लड़े उस सीट पर लड़ सकती थी, और भी बहुत सारी सीटें हैं। वो तो जब उनकी चुनाव लड़ने की उम्र हुई उसके बाद वो कहीं से भी चुनाव लड़कर जीत सकती थी। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं देश भर में जो उन्हें जिताकर भेज देता, सेफ सीटें हैं। लेकिन 52 साल की उम्र में वो चुनावी डेब्यू कर रही हैं और आप कहते हो कि ये परिवारवाद है। ये बहुत, अगर परिवारवाद है तो 52 साल की उम्र में डेब्यू क्यों कर रही हैं? लोग तो अपना मतलब जो
बच्चे हैं, भाई हैं, तमाम सारे लोग किसके परिवार में नहीं है? बीजेपी परिवारवाद से भरी हुई है। कौन सी पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें भाई आईएएस का बेटा आईएएस बनता है? देखा है ना आपने? तो राजनेता का बेटा अगर राजनीति में आता है तो इसमें क्या हर्ज है भाई? उसमें परिवारवाद कहाँ है? एक डॉक्टर है, वो उसकी अच्छी सर खासी कहाँ प्रैक्टिस है। किस बहस में आप फंस रहे हैं? कहाँ किस बहस में फंस रहे हैं परिवारवाद को लेकर? भाई ये राजनीति का एक अपरिहार्य हिस्सा है। आलोचना अपनी अलग है, ना होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन फिर भी ये है, जो व्यक्ति परिवारवाद की आलोचना करता है तो वो उस पार्टी में स्वयं परिवारवाद है। अब जिनका अपना परिवार ही नहीं है तो उनका टेस्ट ही नहीं हुआ कि परिवारवाद रखते हैं या नहीं। तो लेकिन परिवार, जिनका परिवार है बीजेपी में, उन सबका तो परिवारवाद दिख रहा है। मान लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास भी वैसा कोई ऑफिशियल परिवार नहीं था, तो उनका परिवार कहां से आता सत्ता में? नरेंद्र मोदी के पास भी नहीं है तो कहां से आएगा परिवारवाद? नहीं दिखेगा। लेकिन बाकी सबके पास में परिवार है तो उसमें कुछ लोगों का दिखता है। तो हम इस बहस में क्यों पड़े? हम तो ये देख रहे हैं कि 25% टिकट झारखंड में नाते रिश्तेदारों को दिया गया है। तो इसलिए इस विषय को हम बहस से हटा लेते हैं और बल्कि हम ये तंज कसते हैं, नरेंद्र मोदी जब परिवारवाद पर बोलते हैं कि आप अपने टिकट तो देख लीजिए, 25% टिकट आपने परिवार के लोगों को बांटे हैं, तो परिवार की बात किस मुंह से कह रहे हैं? इसी संदर्भ में ये चर्चा आई, वरना परिवारवाद जरूरी है नहीं है, इस विषय को अभी परे रखें। जरूरी बात नहीं है, जरूरी की तो बात ही नहीं है प्रेम जी, कि जरूरी है या नहीं है, ये प्रश्न ही नहीं है। जरूरत का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। आप देखिए, मैं तो एक और इसके आगे जाकर आज कह देता हूं, मैंने ये शब्द बहुत मन में आते हैं, मैं कहता नहीं हूं, बहुत लोग कहते हैं कि जिसके परिवार नहीं होता, जाके पीर ना पड़े विवाही, वो क्या जाने प्रीत पराई। जिसके पैरों में विवाही नहीं पड़ती, वो उसे क्या मालूम कि दूसरे का दर्द कैसा होता है। अब उन्हें महंगाई, बेरोजगारी का एहसास तो उससे होगा ना जो परिवार पाल रहा है, परिवार के लिए संघर्ष कर रहा है, परिवार है जिसके साथ में। उनका क्या है? 10 लाख रुपए का सूट, 20 लाख रुपए का चश्मा, 40 लाख रुपए का जूता और करोड़ों अरबों के खर्चे। जोशी जी यहीं पर टोकता हूं, जिसका परिवार होता है वो क्या करता है? पहले अपने परिवार के सदस्यों के लिए जूता, चप्पल, कपड़ा खरीदता है, बाद में सबसे अपना नंबर आता है। जो परिवार का मुखिया होता है उसका नंबर सबसे बाद में आता है। पहले परिवार के बाकी सदस्यों के लिए कपड़ा, जूता, ये सब जरूरत पूरी की जाती है, मुखिया सबसे बाद में खरीदता है। वही आप जो उदाहरण दे रहे हैं कि यहाँ तो मुखिया सबसे पहले अपने लिए ही खरीदता है, मैं और केवल मैं और केवल मैं, यही परिवार है, तो वहां वो दिखेगा 10 लाख का सूट। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। हरिशंकर जोशी जी, आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार है जो लगातार हमें सुनते हैं और हमसे अपेक्षा भी रखते हैं कि हम कोई तटस्थ बात, निर्भीक बात, विश्लेषणात्मक, जागरूक करने वाली बात हम आपके लिए लेकर आए। तो आप सबका भी, हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का भी बहुत इंतजार होता है। और हाँ, आपसे अपील है कि @संदेश-न्यूज और @प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज्वाइन का बटन दबाना भी मत भूलिए। अगर आपको ऐसा करना जरूरी लगे, अच्छा लगे और लगे कि इस प्लेटफॉर्म पर आना अच्छा है तो। और हमें दीजिए इजाजत, हरिशंकर जोशी जी को दीजिए इजाजत। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सभी को प्रणाम।